मैंने बोरी हटाकर जमीन के अंदर से 2 पेंसिल बम निकाल लिए। ये दोनों सुर्ख रंग के टाइम बम थे। उनके अमल का वक्त आ गया था। ये मुझे यकीन था कि आबदोज में दाखिल होते वक्त मेरी तलाशी लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कमांडर को मालूम होगा कि मैं राजधानी के सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का कैप्टन मेहता हूँ और हाई कमान की जानिब से वहाँ आबदोज और यूरेनियम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आया हूँ। एहतियात के तौर पर मैंने जहरीला सिगार भी अपनी जेब में डाल लिया। दोनों पेंसिल बम मैंने अपने कुर्ते की दाहिनी जानिब वाली पहलू में लगी जेब में रखे। ये जेब कुर्ते में इतनी नीचे जाकर लगी थी कि उसमें हाथ डालते हुए मुझे कोहनी ज्यादा ऊपर नहीं उठानी पड़ती थी। सिगार मैंने सामने वाली जेब में माचिस और बीड़ियों के बंडल के साथ ही रखिया था। एक तरह से मैं अपनी मौत के मुंह में जाने वाला था, लेकिन मेरा मिशन ही मौत का मिशन था। मैं तो जान का सौदा करके अपने मुल्क की खिदमत करने घर से निकला था। 10 बजने में 7 मिनट बाकी थे कि मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़ा और खाड़ी की तरफ चल दिया। मैंने आबदोज तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया था। अगरचे मुझे यकीन था कि इंस्पेक्टर नाथन ने वहां के तमाम मजदूरों को दूसरी जेटी की तरफ भिजवा दिया होगा, ताहम मैं ज्यादा से ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहता था। मैंने बीड़ी सुलगा रखी थी। जनूबी हिंद की बीड़ियां बड़ी तेज और आला किस्म की होती है, लेकिन उस वक्त मुझे उसका बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। मेरी सारी तवज्जो उस खतरनाक काम की जुजियात की तरफ लगी हुई थी। जब मैं खाड़ी की छोटी सी जेटी पर पहुंचा तो देखा कि वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिल्कुल वीरान पड़ी है। हल्के नीले रंग बल्कि किसी हद तक सलेटी रंग की रूसी आबदोज जेटी के साथ लगी खड़ी थी। उस पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। सीढ़ी की दोनों जानिब बहरिया के 2 वर्दी पोश सिपाही स्टेन गन्ने उठाए चाको चौबंद खड़े पहरा दे रहे थे। मैं सीढ़ी की तरफ बढ़ा तो मुझे आबदोज के ब्रिज पर एक भारी जिस्म और गहरी सांवली रंगत वाला आदमी नीचे उतरता दिखाई दिया। उसने कमांडर की वर्दी पहन रखी थी। मैं आबदोज के करीब पहुंचा तो दोनों पहरेदारों ने अपनी स्टेन गन्नों का रुख मेरी तरफ कर दिया और चिल्लाकर मुझे वहीं रुकने का हुक्म दिया। कमांडर अब जेटी के फर्श पर आ गया था। उसने मेरी तरफ एक नजर देखा, हाथ के इशारे से गार्ड के सिपाहियों को स्टेन गन्ने नीचे करने का हुक्म दिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मेरी तरफ आया। मैं भी अपनी जगह रुक गया था। वो मुझसे 2 कदम के फासले पर आकर रुक गया। उसकी चमकीली भूरी आंखें मुझ पर जमी थीं। हकीकत यह है कि मैं उस वक्त अपनी मौत के रूबरू था। मेरी एक जेब में जहरीला सिगार और दूसरी जेब में इंतहाई धमाका खेज 2 पेंसिल बम थे। अगर वो मेरी तलाशी ले लेता तो फिर मेरी मौत यकीनी थी। कमांडर ने तमिल जबान में आहिस्ता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपनी आवाज में बेहद संजीदगी और वकार पैदा करने की कोशिश करते हुए कहा, अशोक। कमांडर ने धीमी आवाज में कहा, मेरे साथ आओ। कमांडर आगे आगे और मैं उसके पीछे चल पड़ा। गार्ड्स ने स्टेन गन्ने पीछे हटा ली थी। सिर्फ यह सोचकर मेरा दिल धड़क रहा था कि कहीं आबदोज में दाखिल होने से पहले कमांडर ज़ाब्ते का हवाला देकर मेरी तलाशी न ले बैठे। उस वक्त वाकई मेरे दिल की रफ्तार तेज हो गई थी। वो सीढ़ी चढ़ने लगा, मैं उसके पीछे था। आबदोज के अरशे के वस्त में मुझे कोई गार्ड दिखाई न दिया। मेरी हिदायत पर पूरा अमल किया गया था। अभी तक कमांडर ने मेरी तलाशी नहीं ली थी। आबदोज में दाखिल होते समय इस बात का खतरा था। कमांडर फौलादी दरवाजे के पास आकर रुक गया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और अंग्रेजी में कहा, कैप्टन, मुझे तुम्हारे बारे में ब्रीफ कर दिया गया है। हमने सबमरीन की 3 बार इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर की मदद से पड़ताल की है। बहरहाल तुम भी अपनी तसल्ली कर सकते हो। मेरे पीछे आओ। मैंने एक गहरा सांस भरकर खुदा का शुक्र अदा किया। मेरी तलाशी का खतरनाक तरीन मरहला गुजर गया था। कमांडर के पीछे पीछे मैं भी दरवाजे के गोल सुराख में से नीचे जीना उतरने लगा। आबदोज के अंदर हल्की हल्की खून की थी। आबदोज एयर कंडीशन थी। कमांडर कॉरिडोर की तरफ बढ़ा तो मैंने अंग्रेजी में उसे कहा, मैं सबसे पहले पेरिस्कोप को देखना चाहता हूँ। कमांडर रुक गया। डिटेक्टर कंट्रोल रूम में है, तुम उसके बगैर कैसे पता चला सकोगे? मैंने मुस्कुरा कर कहा, कमांडर, हमारी नजरें फौलाद की तह तक पहुंच जाती हैं। फिर मैंने कमांडर को इशारा किया। उसने पेरिस्कोप को नीचे खींचकर मेरे चेहरे के बराबर कर दिया। मैंने उसकी चारों तरफ घूमकर उसे हाथ लगाए बगैर झुककर गौर से देखा। फिर उसके हैंडल के साथ नाक लगाकर सूंघा। ये महज ड्रामा था, कमांडर पर रोब जमाने के लिए, वरना सूंघने से भला किस बम का पता चला है। कमांडर खामोश मेरे पास खड़ा मेरी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर अंग्रेजी में कहा, ताकतवर खुफिया बमों की एक खास बू होती है जिसे सिर्फ हमारी नाक महसूस कर सकती है। अब मैं कंट्रोल रूम और टारपीडो रूम देखना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। कमांडर ने जरा सा कंधा उचकाया और बोला बखुशी, रूसी साख्त की ये एटमी आबदोज वाकई इंतहाई जदीद तरीन आलात से लैस एक हैरत अंगेज आबदोज थी। राहदारी इतनी तंग नहीं थी जितनी के आम तौर पर आबदोजों की हुआ करती है, और जहां आते जाते वक्त जवानों को दीवार के साथ लगकर रास्ता देना पड़ता है। इस राहदारी में 2 आदमी कांधे से कांधा मिलाकर चल सकते थे। कंट्रोल रूम किसी खलाई जहाज के कंट्रोल रूम का नमूना था। इस कदर डायल और कंप्यूटर लगे हुए थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बात बड़ी हौसला अफजा थी कि मेरी हिदायत के मुताबिक अमले का कोई रुकन सिवाय कमांडर के आबदोज में मौजूद नहीं था।
अब मुझे सिर्फ कमांडर की निगाहों से बचकर अपना असली काम करना था। उसके लिए भी मैंने सिर्फ एक तरकीब सोच रखी थी। जहां कमांडर ने मुझे छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर भी दे दिया, मैंने उसकी मदद से कंट्रोल रूम को खंगालना शुरू कर दिया। मैंने ऐसी ऐसी जगहों की तलाशी ली कि जहां मेरा ख्याल है कि कमांडर की निगाह नहीं गई होगी। मसलन सबसे पहले मैंने काउंटर के रखे हुए स्टूलों को चेक किया, उनके नीचे डिटेक्टर लगा कर देखा, फिर कंप्यूटर्स, डायलों और फौलादी चरखियों को चेक किया। उसके बाद कमांडर से कहा कि टारपीडो रूम में चलना होगा। अब वो मुझे टारपीडो रूम में ले गया, जहां बैक वक्त 3-3 के हिसाब से टारपीडो लगे हुए थे। बाकी कोई दर्जन भर टारपीडो फौलादी क्लिपों से जकड़े हुए एक बहुत बड़े सॉकेट में पड़े थे। मेरा टारगेट यही टारपीडो थे। इन टारपीडो के साथ लगे हुए टाइम बम जो तबाही मचाते, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मुझे इस अमर का यकीन था कि चूंकि ये अमन का जमाना है, इसलिए इन टारपीडो की तरफ आने की किसी को जरूरत महसूस नहीं होगी। अब मसला वहां से कमांडर को चंद लम्हों के लिए हटाने का था। इस काम के लिए एक तरकीब मैंने पहले ही सोच रखी थी। मैंने हस्बे मामूल जहां भी डिटेक्टर की मदद से गैर मौजूद बमों की तलाशी शुरू कर दी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ड्रामा शुरू कर दिया। मैंने पुश बटनों को देखा, टारगेट मुतय्यन करने वाले डायल और रेडार स्क्रीन के साथ डिटेक्टर लगाकर चेकिंग की, फिर 2 अलग अलग खानों में रखे टारपीडोस का बारी बारी मुआयना किया। इस दौरान मैं कमांडर शिवाजी से अंग्रेजी में उस पर अपना असर जमाने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अपनी बाज इंतहाई खुफिया नौयत की मुलाकातों का जिक्र करता रहा। अपने ड्रामे का किरदार अदा करते हुए मैं सॉकेट में रखे दर्जन भर टारपीडोस के अंबार की तरफ बढ़ा, जो उस वक्त मेरा टारगेट था। टारपीडोस का ये सॉकेट फर्श से कोई 5 फुट तक बुलंद था। उसके करीब पहुंचकर मैंने टारपीडो गनों के हमले और गोल बंद सुराखों के और बाएं जानिब दीवार के साथ लगे एक जालीदार बेजवी स्पीकर की तरफ नजरें उठाकर देखा। मुझे मालूम था कि स्पीकर पर कंट्रोल रूम से फायर ऑर्डर दिया जाता है। मैंने बेजवी स्पीकर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कमांडर से कहा, सर, इस स्पीकर पर कंट्रोल रूम से फायर ऑर्डर दिया जाता है। कमांडर ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने बड़े पुरअतमाद लहजे में कमांडर की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, कमांडर, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमेरिका और मगरबी जर्मनी में ऐसे छोटे टाइम बम सबोताज करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं जिन पर डिटेक्टर की लहरें असर नहीं करती। ऐसे टाइम बम स्पीकरों के सॉकेट के पीछे दीवार के पाइप में किसी जगह लगा दिए जाते हैं। कमांडर की निस्वारी मोटी मोटी मूछें ऊपर को उठ गईं। तो क्या हमें दीवार का सारा हिस्सा उखाड़ कर देखना होगा, क्योंकि तार का पाइप तो दीवार के अंदर है? मैंने मुस्कुरा कर देखा और कहा, नो सर, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे खतरनाक और खामोश टाइम बमों के बारे में अभी हाल ही में बम्बई ऑफिस में हमारा एक रिफ्रेशर कोर्स हुआ था। उसमें हमें बताया गया था कि अगरचे इस किस्म के टाइम बम को डिटेक्टर पिकअप नहीं कर सकता, लेकिन जब स्पीकर में से आवाज की लहरें बिजली की लहरों से मिलकर गूंजती हैं तो डिटेक्टर की सुई मुर्तइश होकर उसका पता चला लेती है। ये ऐसी चक्करदार और टेक्निकल बात थी और इतने पुरअतमाद लहजे में कही गई थी कि कमांडर शिवाजी सिवाय अस्पात के सर हिलाने के और कोई जवाब न दे सका। मैंने अब उसे कहा, सर, आप अगर गुस्ताखी न समझें तो कंट्रोल रूम में जाकर स्पीकर पर 3 बार अपना नाम दोहराएं। इस दौरान में अगर जहां कहीं दुश्मन ने टाइम बम रखा होगा तो मैं उसका सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊंगा। मैंने महसूस किया कि कमांडर शिवाजी जाने से कुछ हिचकिचा रहा है। तब मैंने माजरत पेश करते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन भारतवर्ष की सलामती और अपनी बहरिया के वक़ार और इज्जत के लिए आपको ये तकलीफ करनी होगी, क्योंकि जहां आपके सिवा दूसरा कोई नहीं जो स्पीकर पर कंट्रोल रूम से बात कर सके। अब कमांडर के पास कोई चारा नहीं था। उसने एक बार फिर इस बात में सर हिलाया और बोला, मैं 3 बार अपना नाम बोलूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आप चाहे नेशनल एंथम गा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 3 बार इसमें आवाज की लहरें पैदा होनी चाहिए। कमांडर शिवाजी अपने भारी कंधे हिलाता हुआ टारपीडो रूम से निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने गिनती शुरू कर दी। जब मैं 30 के हिस्से तक पहुंचा तो स्पीकर में से कमांडर शिवाजी की आवाज बुलंद हुई, हेलो हेलो, मैं शिवाजी बोल रहा हूँ। मैंने उसे बोलने दिया और खुद छलांग लगाकर 12 टारपीडोस के ऊंचे सॉकेट के पीछे घुस गया। मैंने गिनती शुरू कर दी। मुझे मालूम था कि मुझे 20 की गिनती तक अपना काम खत्म कर देना होगा, क्योंकि जब मैं 30 के हिस्सों तक पहुंचूंगा तो कमांडर वापस टारपीडो रूम में आ जाएगा। इसमें मैंने कमांडर के स्पीकर पर 3 बार अपना जुमला दोहराने का टाइम भी शामिल कर लिया था। मैंने टारपीडोस के आते ही जेब से 2 पेंसिल बम निकाले। इंतहाई फुर्ती से दोनों के टाइम बम की सुई को 3 बार 12 के हिस्से तक गर्दिश दी। इस हिसाब से मैंने टाइम बमों को 48 घंटों तक का वक्त दे दिया था। दोनों पेंसिल बम में मकनातीस था। मैंने उन्हें हाथ अंदर करके 2 टारपीडोस के साथ इस तरह चिपका दिया कि वहां से अगर कोई झुककर भी देखता तो उसकी नजर नहीं पड़ सकती थी। इस काम से फारिग होते ही मैं उछल कर बाहर आ गया और डिटेक्टर हाथ में लेकर स्पीकर के बिल्कुल नीचे खड़ा होकर डिटेक्टर की सुई पर नजर जमाती। इतने में मरहट्टा कमांडर अंदर आ गया। आते ही उसने अंग्रेजी में सवाल किया, वेल कैप्टन, क्या हम महफूज हैं? मैंने छत की तरफ से उंगली उठाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट
मुस्कुराहट के साथ कहा, कमांडर, भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। हमारी आबदोज दुश्मन के सबोताज से बिल्कुल महफूज है। जहां कोई टाइम बम नहीं है। मैंने जैसे इत्मीनान का सांस लेते हुए डिटेक्टर कमांडर की तरफ बढ़ाया, मैंने पहली बार कमांडर के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार होते देखी। उसने डिटेक्टर मुझसे ले लिया और हम बाहर राहदारी में आ गए। डिटेक्टर उसने कंट्रोल रूम में रख दिया और मुझसे बातें करता हुआ पेरिस्कोप के पास आकर बोला, कैप्टन, तुम जिस हुलिये में हो उसे देखकर कोई शख्स ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुम इतने ज़हीन, पढ़े लिखे और तजुर्बाकार ऑफिसर हो। मैंने आजिज़ी से कहा, सर, भारत माता की सेवा के लिए सब भेस बदलने पड़ते हैं और फिर ये देश की सलामती और रक्षा का मामला है। इसके लिए तो मुझे जीवन दान भी देना पड़े तो उसे अपनी मुक्ति समझूंगा। कमांडर ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा, अब तुम अकेले भी जा सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। थैंक यू कैप्टन, क्या ख्याल है, अब हमें यहाँ से मूव करना चाहिए? मैंने कहा, क्यों नहीं सर, आपकी सबमरीन साफ है, आप जब चाहें मूव कर सकते हैं। मैं भी यही चाहता था कि अब जितनी जल्दी हो ये आबदोज कन्याकुमारी की खाड़ी से निकलकर किसी दूसरे इलाके में जाकर फटे, ताकि मैं ये कह सकूं कि आबदोज में बम दूसरे इलाके के किसी तकरीबकार ने रखा होगा। मैंने हाथ जोड़कर कमांडर शिवाजी को नमस्कार किया और जीना चढ़कर आबदोज के डेक पर आ गया। जहां से मैं सीढ़ी के जरिए जेटी पर आ गया जो अभी तक वीरान पड़ी थी। दोनों गार्ड उसी तरह चाकू चौबंद स्टेन गन उठाए हुए पहरा दे रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ तिरछी नजरों से देखा और अपनी जगह पर खड़े रहे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि अगर वो इसी आबदोज के सिक्योरिटी स्टाफ में से हैं तो उनकी जिंदगी के सिर्फ 48 घंटे बाकी रह गए थे। जेटी के फर्श पर चलता हुआ जब मैं एक ढलान उतर कर दरख्तों में आया तो मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे सर के ऊपर से पूरी आबदोज उठाकर नीचे रखती हो। बहुत बड़ा बोझ था जो मेरे सर से उतर गया था। मेरी स्कीम का ये मरहला भी कम से कम मेरी तरफ से बखैर खूबी पूरा हो गया। अब आखिरी मरहला बाकी था। मैं दरख्तों के नीचे से गुजरता हुआ जब क्वार्टर के पास पहुंचा तो अचानक सिंघू एक दरख्त के पीछे से निकलकर मेरे सामने आ गया। बीड़ी उसके मुंह में थी और वो तीखी चमकीली नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मैं एक बार तो हड़बड़ा गया। इसकी वजह यह थी कि मैं एक इंतहाई खतरनाक काम करके आ रहा था। सिंघू अचानक सामने आया तो मैं चौंक सा गया। मैंने फौरन अपने आसाब को समेटते हुए कहा, इधर कोई खास काम नहीं था, मैंने छुट्टी कर ली। तुम इधर क्या कर रहे हो? मजदूर तो दूसरी जेटी पर हैं। पहली बार मैंने उसकी आंखों में शक की परछाइयां देखी, जैसे वो मुझे डबल एजेंट समझ रहा हो। ये बड़ी हलाकत खेज बात थी। मुस्कुराते हुए उसने बीड़ी मुंह से निकाल कर नीचे फेंक दी और बोला, बस सैर कर रहा था जंगल की, आज मौसम खुशगवार है। इससे पहले कि मैं कोई और बात करता वो तेज तेज कदम उठाता हुआ दूसरी जेटी की तरफ चल दिया। इस शख्स के बारे में मैंने एक नन्ही सी स्कीम का खाका तैयार कर रखा था। इस खाके पर मुझे उस वक्त अमल करना था जब मुझे ये शुबा पड़ जाए कि उसे मेरे डबल एजेंट होने का शक है। उसका ये शक भारत में मेरे तवील मिशन और तवील कयाम को तबाह कर सकता था। मैं सिंघू के बारे में मजीद गौर करता हुआ अपनी झोंपड़ी में जाकर बोरिये पर लेट गया। कोई 1 घंटे के बाद इंस्पेक्टर नाथन आ गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक थी। कहने लगा, मैं न कहता था कैप्टन, हमने आबदोज के एक एक कोने को खंगाला है। कमांडर ने मुझे फोन करके बताया है कि तुम भी चेकिंग के बाद मुतमईन हो। चलो अच्छा हुआ कैप्टन, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस मुसीबत को यहाँ से रवाना कर दिया जाए। हमारे लिए यही अच्छा होगा। मैं भी यही चाहता था। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। वैसे अब कोई खतरा नहीं है। आबदोज एक नौमौलूद बच्चे की तरह पाक साफ और बेजरर है। इंस्पेक्टर नाथन मेरे करीब ही बोरिये पर बैठ गया। कहने लगा, कमांडर को कह दिया है कि कल ही खाड़ी से रवाना हो जाएगी। उसने पौंडीचेरी का कोर्स सेट किया है। मैंने तो उसे यही मशवरा दिया है कि श्रीलंका और भारत के दरमियान का समंदर उबूर करने में कई खतरे हैं, क्योंकि इस समंदर में इन दिनों श्रीलंका के एजेंटों की सरगर्मियां बहुत तेज है। लेकिन वो पौंडीचेरी जाने पर ही इसरार कर रहा है। इस दौरान मैंने ज़हन में हिसाब लगा लिया था कि एटमी आबदोज की ज़ेरे समंदर रफ्तार आम आबदोजों से ज्यादा होती है। पौंडीचेरी भारत के तमिलनाडु सूबे के मशरकी साहिल की बंदरगाह थी और ये आबदोज कन्याकुमारी से चलकर पौंडीचेरी के साहिल पर एक दिन में पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह था कि वहां पहुंचने के 12 घंटे बाद आबदोज के परखचे उड़ जाएंगे और वो उस वक्त पौंडीचेरी की बंदरगाह पर ही लंगर अंदाज होगी। मैं आसानी से अपना दामन बचा सकता था। अगर वो आगे भी निकल गई तो उसकी तबाही समंदर में होती, जबकि पौंडीचेरी की बंदरगाह पर उसका क़याम मेरे लिए ये जवाब मुहैया करने के लिए काफी था कि आबदोज में बम किसी सिन्हाली एजेंट ने रखा है। चुनाचे मैंने इंस्पेक्टर नाथन से कहा, ठीक है, वो जहां जाना चाहता है उसे जाने दो, ये उसकी ड्यूटी और उसका काम है, लेकिन क्या वो यूरेनियम अपने साथ नहीं ले जाएगा? इंस्पेक्टर नाथन बोला, नहीं, हमें मद्रास से सिग्नल मिल गया है जिसमें यही फैसला किया गया है कि यूरेनियम बॉक्स बजरिया तैयारा अहमदाबाद पहुंचाया जाए। कल कमांडर आबदोज लेकर जब खाड़ी से निकल जाएगा तो हम यूरेनियम बॉक्स भी अहमदाबाद की तरफ रवाना कर देंगे। उसके लिए तैयारा रनवे पर तैयार खड़ा है। मैंने उस पर पूरी गार्ड का पहरा लगा दिया है। मेरा अंदाजा ये था कि यूरेनियम बॉक्स भी आबदोज के साथ ही जाएगा।
लेकिन अब मालूम हुआ कि यूरेनियम की मंजिल और है और आबदोज का रुख किसी दूसरी तरफ है। दूसरे अल्फाज में अब यूरेनियम बॉक्स को भी ठिकाने लगाना होगा। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से कहा, अच्छा है इंस्पेक्टर, इस जिम्मेदारी को जितनी जल्दी अदा कर दिया जाए हमारे लिए बेहतर है।